आप देख रहे हैं देवभूमि देहरादून से खबर है, जहां पर मिशन 2022 के लिए बीजेपी की नई पहल जल्द शुरू होगी। शुरुआत उसकी आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत दीपावली के बाद करेंगे सभी विधानसभाओं का दौरा और ऐसे में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और जनता से करेंगे मुलाकात। पहले चरण का भ्रमण कार्यक्रम जल्द ही तय करेंगे वंशीधर भगत। दीपावली के बाद से पहले चरण का भ्रमण करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले जोश भरने की बीजेपी की यह तैयारी है। तो प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत चुनावों से पहले यहां पर जोश भरने का काम करेंगे। पहले चरण का भ्रमण करेंगे और दीपावली के बाद से पहले चरण का भ्रमण करना शुरू कर देंगे बीजेपी अध्यक्ष। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले जोश भरने की बीजेपी की तैयारी है और ऐसे में मिशन 2022 के लिए बीजेपी की नई पहल की जल्द होगी शुरुआत। तो बीजेपी 2022 के मिशन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर रही है और ऐसे में जनता के बीच जोश भरने के लिए बीजेपी की एक जो छवि है, जो 5 साल का जो कामकाज है सरकार का, उसको बेहतर तरीके से प्रोजेक्शन देने के लिए यहां पर शुरुआत हो रही है। तो पहले चरण का भ्रमण दीपावली के बाद से पहले चरण का भ्रमण करेंगे बीजेपी अध्यक्ष वंशीधर भगत और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले जोश भरने की बीजेपी की तैयारी है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत दीपावली के बाद करेंगे सभी विधानसभा का दौरा। तो पहले चरण का भ्रमण कार्यक्रम जल्दी ही तय करेंगे वंशीधर भगत और उसके बाद उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। दीपावली के बाद से मिशन 2022 बीजेपी का शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में और उसी के साथ विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव से पहले जोश भरने की बीजेपी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो मिशन 2022 के लिए बीजेपी की नई पहल जल्द शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत दीपावली के बाद करेंगे सभी विधानसभाओं का दौरा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और जनता से करेंगे मुलाकात। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात करने का कार्यक्रम ये रहेगा वंशीधर भगत का, जिससे कि रूट लेवल पर पार्टी मजबूत हो सके और बूथ लेवल से जो कार्यकर्ता हैं वो जनता से ऐसे संपर्क में रहें जो सीधे तौर पर 2022 में जो पिछली बार एक मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए जनता ने बीजेपी को चुना, एक बार फिर से उसी मूड में जनता का माहौल बन सके। तो ये कोशिशें अभी 2022 की अभी से शुरू हो रही हैं और दिवाली बाद से इनको शुरू कर दिया जाएगा। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, बीजेपी चाहती है कि कोई भी चूक ना रहे, यही वजह है कि 1 साल पहले ही यहां पर तैयारियां शुरू कर रही है और दिवाली बाद से देखने लगेंगे ग्राउंड पर। किस तरीके का एक रोड मैप है बीजेपी के पास? देखिए तुषार, तैयारियों को लेकर के बीजेपी का बहुत साफ तौर पर एक कहना रहता है और उस पर वो अमल भी होता है बीजेपी में कि चाहे सरकार हो राज्य में या सरकार ना हो राज्य में, लेकिन बीजेपी के अपने जनता के बीच जाने के कार्यक्रम, बीजेपी की अपनी नीति समझाने के कार्यक्रम और अगर सरकार है राज्य में तो सरकार के कामकाज योजनाओं के संदर्भ में लोगों को समझाने के कार्यक्रम ये चलते रहते हैं। और इसी मद्देनजर हमने देखा है कि पिछले दिनों लगातार जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या खुद प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने प्रत्येक विधानसभा में जाने का कार्यक्रम तय किया है, जिसका पहले चरण का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। दिवाली के बाद उनका प्रथम चरण का दौरा शुरू हो जाएगा। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि आपको ध्यान होगा तुषार कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से भी सभी मंत्रियों को सब जिलों में जाकर के जनता के बीच और रात्रि विश्राम के लिए अपेक्षा की गई थी। उनसे कहा गया था ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता के बीच जाएं और उन योजनाओं को लेकर के जो जिले के पदाधिकारी हैं संगठन के वो भी उनसे संपर्क करें, उनके साथ भी एक बैठक हो और सरकार के मंत्री खुद अपने उन प्रभार वाले जिलों में जाकर के अपनी योजनाओं की समीक्षा करें। तो ये एक सरकार के स्तर पर कार्यक्रम और उससे आगे बढ़कर के कदम संगठन के तौर पर भी उसी तरीके से फैसला लिया है और 2022 के मद्देनजर ये सीधे तौर पर तैयारी के नजर से इसको देखा जाए, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि 1 साल का वर्ष है और अंतिम वर्ष जो होता है सत्ताधारी दल के लिए भी चुनावी वर्ष माना जाता है। तो लिहाजा ये जो कार्यक्रम है वंशीधर भगत, क्योंकि सीधे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंदर कौन कौन से पदाधिकारी और किस स्तर पर, क्या ये प्रदेश व्यापी तरीके से एक कार्यक्रम होगा? क्या आप अभी से पूरे प्रदेश के अंदर तमाम लोग मिलकर, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष सरीके नेता बाहर निकलकर नेतृत्व तो करते हैं तो पीछे के जो तमाम पदाधिकारी होते हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या ये पूरा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम होगा?
बिल्कुल, ये पूरा प्रदेश व्यापी होगा और चूंकि 13 जिले हैं और 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटें हैं। तो जो बात आपने कही कि जब प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व लेकर के चलते हैं, खुद वो विजिट करते हैं, तो बाकी के पदाधिकारी अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। और इस प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को लेकर के जो रूपरेखा बन रही है वो इस तरीके की है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में वो विश्राम करेंगे, जो उनका कार्यक्रम चूंकि पहले जारी हो जाएगा चरण के हिसाब से, तो वो सभी पदाधिकारियों को उस विधानसभा क्षेत्र के संबंधित पदाधिकारियों के पास वो कार्यक्रम जाएगा। उसमें जिला अध्यक्षों के पास भी जाएगा और एक जिले में तकरीबन 5 से 7 सीटों का एक एवरेज है, वो सारी जानकारी रहेगी। तो उस विधानसभा क्षेत्र के सारे पदाधिकारी उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहेंगे, जहां कार्यक्रम होगा वहां मिलेंगे और वो सारी अरेंजमेंट उस तरीके से किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हर जिले के पदाधिकारी भी उसमें एक्टिव होंगे और प्रदेश अध्यक्ष का जो एक मकसद है इस दौरे का, वो इसीलिए भी है कि सारे जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में सब जगह पदाधिकारी कार्यकर्ता एक्टिव हों और जनता में भी एक मैसेज जाए कि संगठन भले ही सरकार है राज्य में, लेकिन संगठन के तौर पर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं पदाधिकारी, नेता और अध्यक्ष जी। ठीक है फाहिम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत जी खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी काफी समय पहले से ही रूट पर, ग्राउंड पर, बूथ पर एक्टिव हो जाती है और यही कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रम के मुताबिक जो जानकारी मिली कि दिवाली के बाद से आपका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि किस तरीके से इस बार बीजेपी रणनीति लेकर उतर रही है चुनावों से 1 साल पहले। ये कभी कभी नहीं होता, ये बीजेपी का रूटीन वर्क है। कोरोना की वजह से बीच में थोड़ा ढीला हो गया था। मैंने तो पूरे गढ़वाल का दौरा, 36 विधानसभाओं का दौरा कर लिया था 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जी। लेकिन फिर कोरोना की वजह से शांत हो गए। फिर अभी हमारा मंडलों का प्रशिक्षण चल रहा है आजकल, जो 12 तारीख तक चलेगा। उसके बाद दिवाली आएगी। दिवाली के बाद मैं सोचता हूँ कि सभी विधानसभाओं में एक दिन लगाकर कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानूंगा, कोई उनकी पीड़ा कष्ट हो तो उसको भी सुनूंगा। सब महत्वपूर्ण है वंशीधर भगत जी, क्योंकि 1 साल चुनावों को रह गया है और अब आपको 4 साल की उपलब्धियों को जनता को गिनाना है। आपने कहा कि रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क तो साल है ही, लेकिन जब 1 साल चुनाव को रह जाए तो कहीं ना कहीं एक आप अपना पूरा फोर्स लगा देते हैं। उसके लिए क्या कुछ एडिशनल आपने सोचा हुआ है कि ग्राउंड पर जाकर इस तरीके से जनता से मुखातिब होना है? मतलब मैंने कहा ना कि जा रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, ये सब वही बात है कि कार्यकर्ता को उत्साहित करना है, कार्यकर्ता को ऊर्जा देनी है, नए सिरे से उसको एकदम तैयार करके रखना है ताकि चुनाव को लगे। काफी नाराजगी जनता के बीच होगी क्योंकि कोरोना काल बीता, बेरोजगारी का आलम बढ़ा, महंगाई अभी देश में है, तो इन सारी चीजों को लेकर भी आपको समझाना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे। ये तो पूरे विश्व के लिए है। विश्व के लिए है, ये आपने ठीक कहा कि विश्व के लिए, लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति के जेब पर असर पड़ता है या ऊपर असर पड़ता है तो वो सरकार से सीधे सवाल करते हैं, तो समझाना पड़ेगा। वो समझते भी हैं कि इसमें हो क्या रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है। कोरोना के कारण सब बंद हुआ है, इसलिए हो रहा है। सब समझती है जनता। उत्तराखंड की जनता तो विशेष रूप से शिक्षित जनता है, पढ़ी लिखी जनता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे वंशीधर भगत, जो कि कह रहे थे कि ये रूटीन वर्क है कि हम जनता से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और एक बार फिर से हम उसी ओर बढ़ेंगे। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ता और जनता से मुलाकात करेंगे। पहले चरण का भ्रमण कार्यक्रम जल्द ही तय करेंगे वंशीधर भगत, और खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि ये रूटीन वर्क है और बहुत जल्द दिवाली के बाद हम फिर से इसे शुरू कर देंगे। तो वहीं देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सामान्य मरीजों को मिलेगी राहत। दून मेडिकल कॉलेज में आज से शुरू हुए 5 विभागों की ओपीडी। मरीज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ले सकते हैं डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट। एक दिन पहले ऑनलाइन या पर फोन पर लेना होगा अपॉइंटमेंट। हर विभाग में प्रतिदिन 20 मरीजों की जांच हो पाएगी। इसके अलावा अस्पताल आने वाले मरीजों को नियमों का पालन करना होगा। अस्पताल में की गई है डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था। अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल बनने के बाद से बंद पड़ी थी ओपीडी। तो मरीज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ले सकते हैं डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट। हर विभाग में प्रतिदिन 20 मरीजों की जांच हो पाएगी। अस्पताल आने वाले मरीजों को नियमों का पालन करना होगा।
तो एक दिन पहले ऑनलाइन या फोन पर लेना होगा अपॉइंटमेंट। हमारे साथ फ़हीम तनहा बने हुए हैं लगातार। फ़हीम, दून मेडिकल कॉलेज में आज से ओपीडी शुरू हो गई है, किस तरीके से संचालित हो रही है? फ़हीम, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी तुषार, पहुंच रही है। फ़हीम, आज से ओपीडी शुरू हुई है दून मेडिकल कॉलेज में, किस तरह की तस्वीरें सुबह से नजर आई हैं? देखिए, दून मेडिकल कॉलेज चूंकि कोविड काल में कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम करता रहा है और अब पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस के आंकड़े बहुत कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो एक्टिव मरीज हैं जिनके इलाज चल रहा है उनकी भी तादाद कम है, और कई जो कोविड के पेशेंट के जो वार्ड हैं वो भी खाली हैं। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया था कि अब कोविड हॉस्पिटल्स में ओपीडी, सामान्य ओपीडी भी शुरू की जाए। तो अभी जनरल पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ जो ओपीडी है बीमारियों के हिसाब से वो की गई है। तो आज ओपीडी शुरू है, तो उसमें तादाद मरीजों की आज नहीं रही है, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल के रूप में रहा है लोगों की नजर में अस्पताल मेडिकल कॉलेज, तो लिहाजा उस तरह की भीड़ नहीं रही है। लेकिन कुछ पेशेंट जरूर आए हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव संकेत कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ओपीडी के लिए भी लोग मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जो आगे आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर साइन इसको कहा जा सकता है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। प्रदेश भर में स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और 231 दिन बाद आज से फिर शुरू हुई स्कूलों में पढ़ाई। केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति होगी। बिना अभिभावकों की अनुमति के छात्र न आ सकेंगे। स्कूल शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं कि बिना अभिभावकों की, गार्जियंस की, पेरेंट्स के अनुमति के बिना छात्रों को स्कूल में आने की पर पाबंदी होगी। उनकी परमिशन के साथ ही आ सकेंगे। स्कूल में कोविड-19 के पालन कराने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में 14 मार्च से बंद पड़े हैं सभी स्कूल। हर स्कूल के प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो प्रदेश भर में स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमति होगी और इसी के साथ ही इसके लिए अभिभावकों की जो परमिशन है वो जरूरी होगी। तो केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति होगी। 231 दिन बाद आज फिर से शुरू हुई है स्कूलों में पढ़ाई। के निर्णय के अनुसार आज से बोर्ड क्लास यानी 10th और 12th उनकी क्लासेज आज से शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। उनके बीच में पूरा डिस्टेंस जो रखी है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें पूरी डिस्टेंस है। बच्चे जब आए सुबह तो पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई और उनके हाथ धुलाए गए। साथ में प्रत्येक जो उनके क्लासरूम है उनको सैनिटाइज किया गया। जो बच्चे आए उनसे उनके पेरेंट्स की जो कंसर्न है उनको, जब उन्होंने पेरेंट्स कंसर्न हमको दी उसके बाद ही उनको क्लासरूम में इंटर करने की अनुमति दी गई। के निर्णय के अनुसार आज से बोर्ड क्लास यानी 10th और 12th उनकी क्लासेज आज से शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। उनके बीच में पूरा डिस्टेंस जो रखी है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें पूरी डिस्टेंस है। तो वहीं डोईवाला में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। कई दिनों बाद खुले स्कूलों में आज बच्चे, अध्यापक और अभिभावकों में भी उत्साह है। काफी संख्या में आज बच्चे स्कूलों में पहुंचे। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया गया। सरकारी स्कूलों में जहां 2 पाली में बच्चों की पढ़ाई की जा रही है, तो वहीं प्राइवेट स्कूल एक साथ 10वीं और 12वीं के छात्रों को शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए पढ़ाई का संचालन करा रहे हैं। तो आज ये स्कूल खुले हैं। डोईवाला के स्कूल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल खुले और 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही यहां पर आने की अनुमति दी गई है। फिलहाल सभी के थर्मल स्कैनिंग, सभी को सैनिटाइजेशन, सभी के पास मास्क होना जरूरी, गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी रहेगा। तो ये सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो पूरा किया गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हर किसी को स्कूल आते दौरान सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ बैठने की अनुमति होगी। दो 202 दिन के बाद आज विद्यालय खुल रहा है। एक खुशी है, खुशी का मौका है। कोरोना के कोविड-19 की वजह से नहीं खुल पा रहा था। बच्चों में भी खुशी है और अभिभावक ने बच्चों को भेजा है और हमने सभी तैयारियां की हैं। सैनिटाइज भी हमने विद्यालय किया है, पोस्टर के माध्यम से हमने जागरूक किया है। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हमने बच्चों को पहले से ही आगाह कर दिया था कि आप बिना मास्क के न आए और मास्क से आए तभी एंट्री हो।
तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में लॉकडाउन के बाद आज से जिले भर में विद्यालय खुल गए हैं। सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के बाद से आज से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने सभी बच्चों के थर्मल स्कैनिंग कर सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। बोर्ड के परीक्षाओं के मद्देनजर आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। स्कूल प्रशासन ने कक्षाओं को सैनिटाइज कर सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं भी करा दी हैं। तो आज प्रदेश में खुल गए हैं सभी स्कूल। लंबे इंतजार के बाद यहां पर स्कूल खुले हैं। विद्यार्थी स्कूल पहुंचे हैं। छात्रों के थर्मल स्कैनिंग भी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। विभाग के जो आदेश हमको हुए हैं तो उसके अनुसार आज हमने 9 बजे से बच्चों को बुला करके और हमारी विधिवत क्लासेस शुरू हो गई। और जो एसओपी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हमने विद्यालय में भी एसओपी अपनी बनाई है। उसके अनुसार पूरा स्कूल हमने 2 दिन से सैनिटाइज कर रहे हैं। वो जब मुख्य द्वार से हमारे प्रवेश कर रहे हैं तो उनको थर्मल स्कैनिंग उनकी की जा रही है। फिर कुछ बच्चों की हम यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं कक्ष के बाद। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ शिकायत हो रही है बुखार की या कुछ ऐसे संक्रमण के सिम्टम्स हो रहे हैं, तुरंत उनको हॉस्पिटल भेज रहे हैं अपने टीचर्स के साथ, ताकि वो अपना टेस्ट कराएं और उपचार कराएं। सारे कमरों को सैनिटाइज कर दिया गया है और सारे टीचर्स मेरा यहाँ पर आ गए हैं। तो प्रदेश में अभी भी कई प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में केवल 5 से 10% बच्चे ही पहुंचे हैं। स्कूल अधिकतर अभिभावक का बच्चों को स्कूल भेजने में नहीं दिखा रहे रुचि। एमकेपी कन्या इंटर कॉलेज में केवल 12 छात्राएं पहुंची स्कूल में कराया जा रहा है कोविड-19 के नियमों का पालन। तो ज्यादा बच्चे अभी स्कूल नहीं पहुंच रहे। प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल किसी का भी जिक्र करें तो बहुत ज्यादा बच्चे यहां पर जाते दिखाई नहीं दे रहे। एमकेपी कन्या इंटर कॉलेज में केवल 12 छात्राएं ही स्कूल पहुंची हैं। ऐसे में स्कूलों में कराया जा रहा है कोविड-19 के नियमों का पालन। स्कूलों में तमाम व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है। स्कूल खुलने से पहले हमने विद्यालय में जो एसओपी थी उसको पूर्ण रूप से हम पालन करवा रहे हैं और स्वयं भी कर रहे हैं उसका पालन, क्योंकि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है, उसके बाद ही है सब कुछ। तो इसलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से क्लासेस में भी ध्यान रखा है और बाहर भी ध्यान रखा है। आपने देखा होगा जब आप आ रहे थे तो आपको गोले बने हुए दिखाई दिए होंगे। तो हम एक हमने उधर हमारे 2 बड़ा है, एक छोटा है, तो छोटे वाले गेट की तरफ जब बच्चे आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है। आज इतने दिनों के बाद स्कूल खुला है तो कैसा फील कर रहे हो और क्या क्या सावधानियां बरती आप लोगों ने? अच्छा फील कर रही हूँ और यहाँ आई तो सैनिटाइज़र किया गया और चेक करके आने दिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो कोई डर लगा आपको स्कूल आने में आज? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी सावधानी है ना इस वजह से, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं मतलब। तो यहाँ स्कूल में आगे को ताज्जुब हुआ आपके और सहपाठी सब आए नहीं हैं आज? हाँ हुआ थोड़ा बहुत बस। क्या कहना चाहोगे, आगे आना चाहोगे स्कूल में या नहीं? जी आना चाहूँगी मैं तो। खुलनी चाहिए क्लासेस में? हाँ। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं कुछ डर लग रहा है उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? उसके लिए नहीं, आप क्या चाहते हो क्लास में बच्चे आए नहीं आए, आपको उनसे के लिए कोई मैसेज है कि भाई क्लास में सावधानी से सब चीज़ें हैं? लॉकडाउन के बाद आज पहले दिन स्कूल खुले हैं। 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले गए हैं, लेकिन कई प्राइवेट कॉलेजेस बंद हैं और सरकारी एडेड कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। स्कूलों में ज़्यादातर 10 से 12 तक छात्र भी आए हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन बहुत कम तादाद है। अब देखना होगा कि पेरेंट्स की मंजूरी के बाद या उनकी सहमति के बाद आने वाले दिनों में छात्रों की संख्या बढ़ती है या फिर नहीं। अपने सहयोगी फैजी के साथ में फ़हीम तहा, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो फरीदाबाद में निकिता की निर्मम हत्या को लेकर बीएचपी की नेत्री साध्वी प्राची और हिंदू संगठनों द्वारा निकिता के हत्यारों को कड़ी सजा देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि इस तरह के निर्मम हत्या और धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाया जाए, जिससे आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। साध्वी प्राची का कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जिहाद चरम पर है, मगर लव जिहाद के द्वारा हमारी लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जाता था, मगर अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और अगर कोई लड़की नहीं मानती तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए हम निकिता जैसी बच्चियों और ना मरे, इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए और लव जिहादियों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए।
बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो निकिता तोमर के साथ दुर्व्यवहार और निर्मम हत्या जैसा हत्याकांड हुआ है, उसके विरोध में क्षत्रिय समाज और सर्व हिंदू समाज ने मिलकर इसका विरोध किया है। और हम सरकार से सर्व समाज ये मांग करता है कि जो हत्यारे हैं, इस घटना में लिप्त अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए। समय का अविलंब रहते हुए जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो। ये निकिता तोमर जो बल्लभगढ़ में दुर्गम हत्या हुई है, उसके विरोध में हम क्षेत्रीय समाज हैदराबाद की ओर से उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या है बताएं? मांग है हमारी कि हमारे समाज की या हिंदू समाज की किसी भी बहन बेटी के साथ में कोई लोग जिहाद करता हुआ पाया जाएगा तो उसको हम अपने हाथों से दंड देंगे। और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि उसके साथ जल्द से जल्द न्याय हो और उसको बीच चौराहे पर गोली मारी जाए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ बनेंगे। नमस्कार।